हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में। अब तक हम 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये छठा टेस्ट कर रहा है। इस टेस्ट के भी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 50 को 1 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूल्य वर्धित कर में कर की वसूली की जा सकती है। मूल्य वर्धित कर क्या होता है? वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स। तो ये कर की वसूली की जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में, मूल्यवर्धन की शुरुआती चरण में, मूल्यवर्धन के आखिरी चरण। तो ये किसमें की जाती है? ये प्रत्येक चरण में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। अगर वेट की बात करें तो वेट की शुरुआत कब हुई थी? वेट की शुरुआत हुई थी 1954 में फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने शुरू किया था ये सबसे पहले। फिर उसके बाद भारत में 1976 में एल के झा कमेटी ने शुरू किया। तो वैट के स्थान पर क्या शुरू कर दिया था उन्होंने? मैन वैट को शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने 1986 में अपनाने का निश्चय किया। फिर उन्होंने क्या किया? जो लेखा परीक्षण पर होते हैं, लेखा परीक्षण पर वैट जो लगता है, मतलब उसे क्या बोला गया था? इन्होंने मोड वैट को अपनाया था। फिर 2000 और 2001 के बजट में दीर्घकालिक जितनी भी दर थी उन्हें समाप्त कर दिया और 16% पर सैंड वैट को शुरू कर दिया था इन्होंने। और फाइनली लास्ट आते थे 1 अप्रैल 2003 को वैट को लागू कर दिया था। तो और सबसे पहले किसने वैट चालू किया था? वैट का चालू किया था सबसे पहले हरियाणा ने 1 अप्रैल 2003 को ही। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने वैट कब शुरू किया था? 1 जनवरी 2008 को। शुरू में जब ये वैट चालू किया गया तो पहले ईयर में सेंटर ने जो उसकी भरपाई करने के लिए 100% बोला था, दूसरे ईयर में 75% और थर्ड ईयर में 50%। वैट सेंटर और स्टेट अलग लगाती है। स्टेट जो लगाती है अपने बिक्री और व्यापार करके बदले में से वैट को लगाती है। वैट क्या है? वैट एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है ये, और इसका बेस क्या कहा है? बेस है मूल्यवर्धन। ठीक है, और राज्य का विषय है ये वैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम में वैकल्पिक मैट के संबंध में सत्य है? ये एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल ठीक है। इसको पहली बार 1997 और 98 में आरोपित किया गया था। ये कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के विवश करने का एक तरीका है। ये भी ठीक है, बोला डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो मैट की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसे शून्य कर कंपनी भी बोला जाता है। इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लेखा पुस्तकीय लाभ है इसका, या शुद्ध लाभ बोल सकते हैं कि शुद्ध लाभ ये धनात्मक है। ठीक है, शुद्ध लाभ क्या है? धनात्मक या शेयर धारकों का लाभांश कर देते हैं तो क्या हो गया? कर योग्य लाभ क्या हो जाएगा इसका? अगर कर लो योग्य लाभ शून्य है तो इसलिए इसे शून्य कर कंपनी भी बोला जाता है। अगर वित्त की बात करें, मतलब कब ये चालू हुआ था, तो ये वित्त एक्ट 1987 के थ्रू 1988-89 में मैट आया था और 1991-92 में समाप्त हो गया था। और इसे दोबारा कब शुरू करा गया था? इसे शुरू करा गया था 1997 और 98 में, और अब तक लागू है। अगर आज की बात करें तो इसका 30% लागू टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं तो गन्ना नकदी फसल है, रबर नकदी फसल है, तंबाकू नकदी फसल है, सोयाबीन नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल क्या होती है? जो किसान अपने व्यापार, मतलब कुछ अंश उसका रखकर उसे बिजनेस में ही लगाते हैं, मतलब उसे बेचते हैं, तो वो नकदी फसल कहलाती है, जिससे एकदम ही नकद आ जाए। जैसा गन्ना है, गन्ने से क्या है? एकदम शुगर मिल में जाकर उससे मतलब धन प्राप्त होगा किसानों को। ऐसे तंबाकू है, रबड़ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग गुणवत्ता मापने की रेटिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पे क्या कहता है? कैमल्स, CAMELS। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कैमल्स की बात करें तो सी का मतलब क्या है? यहाँ सी का मतलब है कैपिटल एडुकेंसी, तो इसका है पूंजी की पर्याप्तता। ठीक है, ए की बात करें तो ये क्या है? एसेट क्वालिटी, मतलब संपत्ति की गुणवत्ता। ठीक है, एम की बात करें तो प्रबंधन, मैनेजमेंट की बात है, प्रबंधन प्रभावशीलता। और ई की बात करें
तो ई क्या, अर्निंग, कमाई। और अगर एल की बात करें तो एल क्या है, इसकी लिक्विडिटी। और एस की बात करें तो एस है सेंसिटिविटी, मतलब इसकी संवेदनशीलता। अगर कैमल्स की बात करें तो बैंकिंग गुणवत्ता मापने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो सर्वप्रथम किसने करा था ये सर्वप्रथम अमेरिकी फेडरल बैंक के द्वारा किया गया था। अमेरिकी फेडरल बैंक कब किया गया था, 1979 में शुरू किया गया था। भारत ने इस रेटिंग में मानक कब की शुरुआत कब की थी, इसने की थी 1995 में। तो इसके लिए जो समिति बनी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था डॉक्टर पद्मनाभम समिति, मतलब सिफारिश की गई थी। और भारत की बात करेंगे, भारत में विदेशी बैंकों की गुणवत्ता नापने के लिए किसे किया जाता था, वो है CACS। ये रेटिंग होती है जो ऑप्शन पहला दे रखा है। ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैमल्स और भारत स्तर पर CACS विदेशी बैंकों के लिए। CACS की फुल फॉर्म देखें तो ये पूंजी की पर्याप्तता, ए संपत्ति की गुणवत्ता, और सी की बात करें तो कंप्लायंस, और ये CS सेंसिटिविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वह कंपनी जिसके पास लोगों को क्रेडिट प्रोफाइल है जिसके आधार पर ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर अल्प समय में ही प्राप्त किया जा सकता है, तो वो क्या है, सिबिल। अगर सिबिल की फुल फॉर्म देखें, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये क्या काम करती है, ये काम करती है वही सूचना मुहैया कराने वाली कंपनी है क्रेडिट प्रोफाइल की। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई। सिविल स्कोर के हिसाब से जो है किसी व्यक्ति का मतलब ऋण के रिगार्डिंग सारा हिस्ट्री देख ली जाती है। अगर सिविल स्कोर की बात करें तो ये कितना होता है, 300 से 900 के बीच होता है। अगर 750 से अधिक है तो इसका क्रेडिट इतिहास बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या बात हो रही है, विदेश में विदेशी बैंकों के साथ अपनी इंडिया की बैंकों के साथ रखे खाते को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है नोस्ट्रो। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके साथ हमारे खाते। ठीक है, और अगर वोस्ट्रो की बात करें तो वोस्ट्रो क्या, किसी विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ, ठीक है, विदेशी बैंकों के द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले जाने वाली रुपया मुद्रा खाता को वोस्ट्रो कहते हैं। ठीक है, नोस्ट्रो मतलब बाहर विदेश की बात हो रही है, वोस्ट्रो यहाँ की बात हो रही है। अगर नीर की बात करें, ये किसी खाते की बात नहीं है। नीर की बात करें तो ये क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और रीर की बात करें तो रीर क्या है, रीर है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है। बचत बिल्कुल है, बचत करेंगे तो पूंजी निर्माण होगा। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। विनियोग है, वित्तीय संस्थाएं भी हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूंजी निर्माण की बात करें तो क्या है, ये एक प्रक्रिया है जो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि करती है। ठीक है, बचत तो क्या है, बचत की गतिशीलता, वित्तीय संस्थाएं, तो ये तीनों ही, बचत हो गया, विनियोग हो गया, वित्तीय, ये तीनों पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक दशा है। और पूंजी निर्माण की बात करेंगे तो ये किसी देश के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1920 में, जहाँ पंजाब में। ठीक है, दीर्घकालीन साख की ढांचा सभी राज्यों में एक समान है, ये सभी राज्यों में एक समान नहीं होता, तो दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसको क्या करता है, भूमि विकास बैंक को नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है इसे। और नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य स्तर के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, याद रखना, मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य स्तर के व्युत्क्रम होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जब बात करते हैं कि जब किसी का मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, तो मूल्य बढ़ेगा तो उसकी क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? क्रय शक्ति कम हो जाएगी। और जब मूल्य घटेगा तो क्रय शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। जैसे माना मटर का क्या रेट है, मान लिया 100 रुपये, 100 किलो, मतलब 100 रुपये की 1 किलो है। ठीक है, तो क्या होगा, सभी लोग नहीं खरीदेंगे, मतलब क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? कम, मतलब रेट हाई है। अगर मटर का मूल्य मान लिया 25 रुपये किलो है तो इसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, मतलब रेट कम है तो लोग परचेज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक घटक, संगठन, तकनीक व नवाचार। तो देश में वृद्धि के लिए आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं? अगर आर्थिक तत्व की बात करें तो कौन होते हैं आर्थिक तत्व? प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी नवाचार, पूंजी उत्पाद, ठीक है, और संगठन, सब होते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन पूंजी निर्माण है, और वैज्ञानिक घटक नहीं है, संगठन है, तकनीकी विचार, मतलब 1 3 4, तो 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अनार्थिक की बात करते हैं तो इसके कौन है? जैसे सामाजिक घटक हो गया, ठीक है, धार्मिक घटक हो गया, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय, और वैज्ञानिक घटक। ये क्या है? ये जो है अनार्थिक है, आर्थिक नहीं है। आर्थिक में पूंजी निर्माण, पूंजी की ज़रूरत है, ठीक है, संगठन है, वो संगठन मिलकर कुछ करेंगे, और तकनीकी नवाचार से भी आर्थिक घटक जनरेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण दे रखे हैं। राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में। अब राजकोषीय नीति की बात करें तो इसका निर्धारण कौन करता है? ये सरकार के की बजट नीति के अधीन होता है। ठीक है, राजकोषीय नीति, तो यह संसद की स्वीकृति आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें मौद्रिक नीति की, मौद्रिक की, तो मौद्रिक का निर्धारण कौन करता है? वो करता है आरबीआई करता है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के अंदर है, क्या है? आरबीआई स्वायत्त निकाय है। तो क्या होगा फिर? यही कह सकते हैं कि इसे करना आसान नहीं है। राजकोषीय उपाय में उतनी आसान से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपाय में किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्ट संसद से रिलेटेड है, इसलिए नहीं किया जा सकता। तो इसका कारण क्या दे रखा है? राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। लोग कारण भी ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारक नहीं हो सकता? मांग प्रेरित किसे बोलते हैं? जब क्या होता है? मांग पूर्ति से अधिक हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? मांग प्रेरित। और समग्र मांग की बात करें तो किस कारक से हो सकती है, कैसे हो सकती है? एक तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, जितनी मुद्रा है उससे ज़्यादा अगर पैसा है तो आदमी खरीद लेता है, तो मांग की अपेक्षा हुई। सार्वजनिक व्यय, मतलब ये ज़्यादा हो गया, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो गई। और लोगों द्वारा ले जाने वाली बचत में कमी, तो क्या होगा? चीज़ें ज़्यादा खरीदी गई। तो इसमें क्या है? देखिए, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ठीक है, ये भी मांग प्रेरित को करता है। लोगों द्वारा की जाने वाले बचत में कमी, बिल्कुल ठीक है। और सार्वजनिक में वृद्धि, ये भी है। तो सी ऑप्शन गलत, सी सही हो जाएगा इसका। कच्चे माल की में कीमत में वृद्धि, क्योंकि कच्चे माल में कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा? तो उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी, तो क्या होगा? वो तो प्रेरित मुद्रास्फीति को जन्म देती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना? मांग प्रेरित, मांग क्या है? कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हमने चीज़ खरीद ली। ठीक है, गवर्नमेंट का व्यय ज़्यादा कब हुआ? जब चीज़ें खरीदी गई। ठीक है, लोगों द्वारा बचत की कमी की गई। जैसे आज 10 रुपये की बचत कर रहे हैं, मतलब 5 रुपये की बचत करेंगे तो 5 रुपये खर्च हुए ना, तो ये मांग प्रेरित हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समिति और विषय, अगर रंगराजन समिति की बात करें तो ये किससे थी? ये विनिवेश से रिलेटेड थी।
नर्सिंग समिति की बात करें तो ये किससे थी, ये वित्तीय सुधार से। कैलकर की बात करें तो कैलकर किससे थी, ये कर सुधार से। और मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से। मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घ विधि ऋण प्रदान किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बैंक रेट। बैंक रेट कब कहलाएगी, जब आरबीआई बैंकों को देती है, ठीक है, और ये लंबे टाइम के लिए देती है। और अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट क्या है, आरबीआई बैंकों को लघु टाइम के लिए देती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए देती है, उसे बैंक रेट रहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब बैंक आरबीआई को देते हैं, ठीक है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है। ठीक है, इसे गतिशील बनाने के लिए, साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, तो ये है कॉल मनी मार्केट, बिल्कुल ठीक है। अगर कॉल मनी मार्केट बताएं कि ये किसे कहते हैं, कॉल मनी मतलब फंड रिलेटेड लेन देन रातों रात जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉल मनी मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ठीक है। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब LAF, ये क्या होता है, एवरीडे मतलब प्रतिदिन आरबीआई ब्याज दर पर ज़रूरत के हिसाब से बैंकों को पैसा देती भी है और लेती भी है, ठीक है। तो ये सब किस लिए करते हैं, साख और मौद्रिक नीति का गतिशील बनाने के लिए, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सही सुमेलित नहीं है। सिद्धांत और प्रतिपादक की बात की है, वैकर किस है, एन केल्डार, बिल्कुल ठीक है। जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर। और क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत एडोल्फ वैगनर, ये एडोल्फ वैगनर के थ्रू नहीं था, ये था जॉन मोनार्ड कीन्स और टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन के थ्रू, ठीक है, ये प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना के अनुसार निम्न में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूटीआई की बात करें, ये कब बनी थी, फैब 1964 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, IDBI 1964 जुलाई में। और अगर बात करें IRDA, ये 2000 में। हो जाएगा 1, 3, 2, 4, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया था, तो ये क्या था, केलकर समिति के द्वारा। 1987 में केलकर समिति की सिफारिश को स्वीकार करा इन्होंने, और क्या किया, सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापना को बंद कर दिया। उस टाइम इनकी संख्या कितनी थी, 196। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975। उस टाइम इनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 5। अगर इनके उद्देश्य की बात करें तो इनका एम था ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच बनाना जहां बैंकिंग सुविधा का अभाव हो। क्षेत्रीय ग्रामीण की बात करें तो किसका हिस्सा था, सेंटर का, स्टेट का, और किसका था, प्रवर्तक बैंक का। तो ये कितना था, 50 सेंटर का था, 50, 15, 35। हाँ, केलकर समिति द्वारा इन्हें बंद कर दिया था तो नए वालों को, लेकिन अभी भी वर्तमान में कितने काम कर रहे हैं कि 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं और उनके एकीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। तो इसी प्रक्रिया में 56 से अब कितने रह गए, अब वर्तमान में 38 रह जाएंगी, मतलब जब एकीकरण हो जाएगा तो इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ग्रामीण इलाकों में बचत को प्रोत्साहन कर, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की गतिविधियों को सहयोग देना, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण इलाकों में साहूकारों के चंगुल से लोगों को मुक्त करना, बिल्कुल ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में की थी, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या है, वित्तीय क्षेत्र के विकास, स्थिरता
अंतर्निवासी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, और ये संस्था का स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य के हेतु पंचायत मित्र योजना उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 2006 में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो वैश्विक संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है? इसे किसे कहा जाता है? ये विश्व बैंक और IMF को। ये ऑप्शन किसका करेक्ट हो जाएगा? तो क्या बात हुई थी? ये नए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को विचार करने हेतु मौद्रिक प्रणाली का विचार करने के लिए 1994 में क्या करा गया था? ये ब्रिटेन वुड्स जुड़वा का आयोजन किया गया। तो इसके लिए स्थापना किस किसकी हुई थी? इसमें हुई थी IMF और प्लस वर्ल्ड बैंक की, तभी से इन्हें जुड़वा कहा जाता है। IMF की बात करें तो IMF में कितने सदस्य हैं? 190। और हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ? वाशिंगटन। और IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट करता है? IMF करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ है? ये भी वाशिंगटन DC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्थान को विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है? तो ये किसे जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। अब क्यों कहा जाता है? विश्व बैंक का कोई भी ऋण इससे सस्ता नहीं होता, और इसके ऋणों का उद्देश्य क्या है? देश के आधारभूत संरचना का विकास करना। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक क्या है? ये IBRD प्लस IDA, इसका आंसर था अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। तो ये वर्ल्ड बैंक इन दोनों से मिलकर बनता है। अगर किसी को वर्ल्ड बैंक की सदस्यता लेनी है तो सबसे पहले IMF की सदस्य लेना अनिवार्य है। तो क्या कहा जा सकता है कि IMF की है विश्व बैंक की एंट्री करने के लिए। और इसमें IDA की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। सार्वजनिक राय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं और हीनार्थ प्रबंधन कौन सी मध्य राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो ये सभी सम्मिलित हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। अगर राजकोषीय नीति के उपकरण की बात करें तो वो कौन कौन से? कर, सार्वजनिक व्यय और ऋण, नई मुद्रा का निर्गमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मौद्रिक नीति के संबंध में सत्य नहीं है? मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? RBI। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इसका निर्धारण संचालन केंद्रीय बैंक, बिल्कुल ठीक है, RBI द्वारा किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता नहीं। मौद्रिक नीति जो है केवल संगठित क्षेत्र को ही प्रभावित करती है, केवल। ठीक है, केवल लगा लो इसका, संगठित असंगठित को बंद कर दो इसे। और इसका प्रभाव क्या? परोक्ष रूप पर पड़ता है। तो सत्य नहीं पूछा है तो B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें कि संगठित और असंगठित क्षेत्र को कौन देखता है, इसमें कौन है? राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है, सही नहीं है? ठीक है, बजट घाटा। बजट घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, ये ठीक है। राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व, ये भी ठीक है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, ये भी ठीक है। मतलब D सभी सही सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के संबंध में कौन सा सही है? इसमें क्या? इनका प्रमुख कार्य किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना तथा उसे किसी रूप में उधार देना, बिल्कुल ठीक है। ये बैंक कंपनीज अधिनियम के तहत आते नहीं, कंपनीज अधिनियम के तहत नहीं आते, ये RBI के नियंत्रण में आते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। RBI एक्ट 1997 के अनुसार क्या है? NBFC मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं एक संस्था, एक कंपनी है। इसका कार्य क्या? जमा स्वीकार करना और किसी रूप में उधार देना। ठीक है,
आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 एक्ट के थ्रू 1935 में। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसकी शुरुआत कौन सी कमीशन के थ्रू हुई थी? यंग हिल्टन समिति के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। संस्था और स्थापना वर्ष। WTO विश्व व्यापार संगठन, ये कब? 1995, बिल्कुल ठीक है। आसियान 1967, ये भी ठीक है। एशियाई विकास बैंक 1966, ये भी ठीक है। बिम्स्टेक 1997, ये भी ठीक है। मतलब 1 2 3 4, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ग्रामीण सहकारी साख समिति के सुधार से संबंधित है? तो ये कौन समिति है? विद्यानाथन समिति ग्रामीण सहकारी साख समिति से सुधार से संबंधित है। और ये समिति कब बनी थी? ये बनी थी 2004 में। शिवरमन समिति कब बनी थी? ये बनी थी, मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये नाबार्ड से, और 1981 बनी थी। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और बी भगवत समिति, ये बेरोजगारी से संबंधित है। ठीक है। और नरसिम्हा समिति किससे है? बैंक एंड वित्तीय सुधार से, वित्तीय सुधार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन से होते हैं? कर, सार्वजनिक व्यय, ठीक है, ऋण और नई मुद्रा का निर्गमन। देख लेते हैं। सार्वजनिक, तो इसमें क्या CRR नहीं है। सार्वजनिक व्यय भी है, ऋण भी है, आय भी है, आय निर्गमन वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक में है? विनिवेश का मतलब है किसी भी संपत्ति को या तो बेच दी हो, मतलब या तो संपत्ति में कमी आई हो या देयता में वृद्धि हो। तो वो कौन संपत्ति होगी? वो होगी पूंजीगत प्राप्ति। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो। पूंजीगत प्राप्ति कौन सी हो गई? या तो संपत्ति में कमी हो गई या देयता में वृद्धि हो गई। जैसे एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, भूमि का विक्रय। तो भूमि का विक्रय क्या हुआ? संपत्ति में कमी हुई और उसे दोबारा लेने के लिए देयता बढ़ेगी, तो ये पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। और राजस्व प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति में ना तो देयता में वृद्धि होती है, ना ही संपत्ति का अर्जन होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, टैक्स से कुछ प्राप्ति हो रही है, तो संपत्ति ना तो बन रही है ना ही खत्म हो रही है। और राजस्व व्यय की बात करें तो इसमें ना तो परिसंपत्ति बन रही है, ना ही परिसंपत्ति का निर्माण होता है, ना ही देयता में कमी आती है। जैसे सार्वजनिक भाड़ा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई सरकार द्वारा कहीं जा रहा तो वो सार्वजनिक व्यय में आ जाता है। पूंजीगत व्यय की बात करें, और पूंजीगत व्यय क्या होता है? या तो संपत्ति का निर्माण होगा या देयता में कमी आएगी। मतलब जैसे हमने किसी का उधार दिया तो देयता में कमी आ गई, या कोई ज़मीन खरीदी तो वो भी हमने व्यय करा, लेकिन हमारी संपत्ति का निर्माण हुआ, वो पूंजीगत व्यय में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन संस्थानों को वाशिंगटन जुड़वा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, वो क्या होता है? फिर वो दोनों थी, IMF और IBRD, हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, IBRD या विश्व बैंक। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? तो सरकारी व्यय को कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, क्योंकि सरकारी व्यय को यही कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। मुद्रा गुणक क्या है? मुद्रा गुणक है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का ज्ञात करना, मुद्रा की पूर्ति को ज्ञात करने की विधि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये ठीक है। अनवरत योजना का प्रतिपादन, ये कब हुआ था प्रतिपादन? TT लकड़वाला नहीं, ये किसने किया था? ये किया था गुन्नार मंडल ने। लेकिन अगर भारत में लागू करने की बात करें तो इन्हीं ने शुरू किया था, TT लकड़वाला ने। और अनवरत योजना कब से कब तक रही थी? ये रही थी 1978 से 1980 के बीच तक। 20 सूत्री कार्यक्रम कब हुआ था? ये पंचवर्षीय योजना में। तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5वीं कब थी? 1974 से 1979 तक। और जॉन डब्ल्यू मॉडल, ये 8वीं नहीं, ये भी 7वीं थी। इसमें 2 ऑप्शन गलत है, इसका मतलब दूसरा और, क्योंकि जॉन डब्ल्यू मॉडल 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये कब से कब तक थी? 1985 से 1990 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि बिल्कुल होगी परिवर्तित, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सभी होंगे। मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो ये क्या है? ये किसी समावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि है। ठीक है, और अगर इन तीनों में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बना था? ये कब बना था? ये 2008 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं है? तो ये क्या है? सैनिक और सुरक्षा सेवाएं, ये बिल्कुल होगा। भविष्य निधि कोष में मालिक का अंशदान, ये होगा। वृद्धा पेंशन, ये नहीं होगा। स्वयं उपभोग करने के लिए किया गया भुगतान, ये भी होगा। अगर राष्ट्रीय आय मापने की विधि देखें कौन कौन सी होती है? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ष में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था की प्रणाली की घोषणा की गई? तो ये कब की गई थी? 1992-93 के बजट में। इसके परिचालन की बात करें तो इसका परिचालन कब हो गया था? मार्च 1993 में। इसमें क्या हो गया था? इसमें भारत में मूल्य के विनिमय दर के निर्धारण के लिए नियत मुद्रा व्यवस्था के स्थान पर कौन सी मुद्रा कर दी थी? उत्प्लावित मुद्रा का सूत्रपात कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में से किसी देश के भुगतान संतुलन के लिए संकट दूर करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी एक सुविधा जारी करता है? तो ये की जाती है विस्तारित कोष सुरक्षा, EFF। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। इसके लिए क्या करना होता है? IMF के साथ हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसके तहत क्या होता है? सदस्य देशों को अपनी अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक सुधार करते हैं। IMF की बात करें तो IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। सदस्य कितने हैं इसके? 190। लास्ट अंडोरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टालेजा घोषणा निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रिक्स बैंक से। जुलाई 2014 में ब्रिक्स द्वारा क्या करा गया था? ये फोर्टालोजा घोषणा की गई थी। ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसे NDB के नाम से भी जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास का प्रमुख अवरोधक तत्व है? तो कौन है? अल्प विकसित के लिए है अल्प पूंजी निर्माण। क्योंकि पूंजी निर्माण का मतलब क्या है? पूंजी निर्माण का मतलब है बचत करना, बचत एवं बचत को विनियंत्रित करना। मतलब बचत करनी भी है, उसे कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, तो अल्प विकसित का प्रमुख उपोत्पादक कौन हो जाएगा? अल्प पूंजी निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित छूटों में से कौन सी विश्व बैंक की पीली पेटी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो इसमें क्या क्या समझा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई और कीटनाशक। तो ये सारे सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94। निम्नलिखित में से किसी एक मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती? तो ये क्या होगा? ये होगा निर्गम मूल्य। निर्गम मूल्य का क्या है कि भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। और इस मूल्य की बात करें तो ये कौन सा मूल्य है? जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्नों को बेचेगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? निर्गम मूल्य। भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो ये क्या है? एक सांविधिक निकाय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 एक्ट के थ्रू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की बात करें तो खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना और इससे संबंध अनुषंगिक कार्यों को देखना। उसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और ये बफर स्टॉक का भी देखभाल करेगा, बढ़ते मूल्य को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 25 दिसंबर 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न की पर विचार कीजिए। अशोधित जन्म दर, विवाह, प्रवास और अशोधित मृत्यु दर। उपरोक्त में कौन सी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का
परिणाम है। प्राकृतिक वृद्धि की बात हो रही, तो प्राकृतिक किसे वृद्धि किसे कहलाएगी? जन्म दर और मृत्यु दर का माइनस वृद्धि कहलाएगी। तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का ही अंतर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जननांगीय लाभांश का घटक नहीं है? तो बढ़ती युवा जनसंख्या लाभांश है, बिल्कुल है। बढ़ती कार्यशील जनसंख्या, ये भी है। सीधा जनसंख्या पिरामिड, तो ये सीधा नहीं है। अगर उल्टा जनसंख्या पिरामिड होता तो वो होता, तो ये गलत है। और घटता आश्रित अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस औद्योगिक नीति के मुख्य अंश के रूप में भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित की गई थी? ये कब की गई थी? ये पहले 1948 औद्योगिक नीति के तहत। और ये घोषणा कब हुई थी? 8 अप्रैल 1948 को। ये न केवल पहली औद्योगिक व्यवस्था थी, ये क्या था? ये पहली मिश्रित अवस्था के स्वरूप, मतलब अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी निश्चित किया था इसने। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कौन सी औद्योगिक नीति में हुआ था? वो भी 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। ये निधि भारत के संचित कोष से अलग है, बिल्कुल ठीक है। ये जमा राशि स्थायी प्रवृत्ति की होती है, ये भी ठीक है। मतलब सत्य कथन बताने हैं तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस कोष की बात करें तो इस कोष की 75% राशि का इस्तेमाल क्या होता है? वो कुछ चुनिंदा क्षेत्र होते हैं सामाजिक, तो उस क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है? दांतेवाला समिति 1970, बिल्कुल इसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। और क्रेडिट कार्ड समिति 1979, बिल्कुल ठीक है। खुसरो समिति इसका भी है। अरविंद मायाराम समिति का नहीं है, क्योंकि ये संबंध किसका है? इसका संबंध है FDI और FAII से, FII से, सॉरी, FDI और FII से। दोस्तों, हमारे यहाँ 51 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सजेशन बता सकते हैं कि इससे पहली वीडियो ठीक थी या ये वाली वीडियो में कुछ सही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।